तुम्हारी औकात नहीं यहाँ काम करने की। सेठ ने धक्के मारकर निकाला। 6 महीने बाद उसी अनपढ़ महिला ने बचाई सेठ की जान और इज्जत। बनारस की तंग गलियों से निकलकर पूरे देश में अपनी पहचान बनाने वाला अन्नपूर्णा भोग सिर्फ एक मिठाई की दुकान नहीं, बल्कि एक विरासत थी। 50 साल पहले जब दीनानाथ जी ने एक छोटी सी कड़ाही में दूध टाना शुरू किया था, तब उनके हाथों में एक जादू था। लोग कहते थे कि दीनानाथ जी की बनाई रसमलाई खाकर इंसान अपने सारे गम भूल जाता है। लेकिन वक्त बदला, पीढ़ियां बदली, और अब अन्नपूर्णा भोग की कमान उनके बेटे सेठ विमल चंद के हाथों में थी। विमल चंद एक आधुनिक सोच वाले व्यापारी थे। उन्हें लगता था कि पिता का तरीका पुराना और पिछड़ा हुआ है। गद्दी संभालते ही उन्होंने सबसे पहले उन पुराने कारीगरों को नौकरी से निकाल दिया जो अंदाजे से मसाले और चीनी डालते थे। उनकी जगह बड़ी बड़ी विदेशी मशीनें आ गई। दुकान अब एक आलीशान शोरूम बन चुकी थी, जहाँ एयर कंडीशनर की हवा तो थी, लेकिन देसी घी की वो सौंधी खुशबू गायब हो गई थी। विमल चंद का मानना था कि व्यापार भावनाओं से नहीं, बल्कि ब्रांडिंग और चमक दमक से चलता है। वह अक्सर कहते, अरे स्वाद तो जीभ का भ्रम है, असली खेल तो पैकिंग का है। अगर कचरा भी सोने के कागज में लपेट कर बेचोगे तो दुनिया खरीदेगी। लेकिन विमल चंद शायद यह भूल रहे थे कि इंसान एक बार धोखा खा सकता है, बार बार नहीं। पिछले 2 सालों से अन्नपूर्णा भोग का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा था। जो ग्राहक पीढ़ियों से उनके यहाँ से डब्बे भर भर के मिठाइयाँ ले जाते थे, अब उन्होंने आना बंद कर दिया था। शिकायतों का अंबार लगा हुआ था। कभी लड्डू कड़े होते तो कभी रसमलाई में वो बात नहीं होती। लेकिन विमल चंद अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि यह मंदी का दौर है या फिर मार्केटिंग टीम की नाकामी। इसी शहर के बाहरी इलाके में एक विधवा औरत रहती थी, सुधा। सुधा के पास न तो कोई डिग्री थी और न ही कोई सिफारिश। उसके पास था तो बस उसकी दादी नानी से सीखा हुआ हुनर। उसके हाथों में वो स्वाद था जो आजकल के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी नहीं मिलता। पति की मौत के बाद घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। एक दिन हिम्मत करके वह अन्नपूर्णा भोग के आलीशान ऑफिस में काम मांगने पहुंची। कांच के दरवाजे को धकेलते हुए वह अंदर दाखिल हुई। वहां की चमक दमक देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारी ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा। सुधा ने दबी आवाज में कहा, भैया मुझे सेठ जी से मिलना है। सुना है यहाँ कोई रसोई में काम करने वालों की जरूरत है। कर्मचारी ने हंसते हुए कहा, रसोई? अरे ओ माई, यहाँ कोई हलवाई की भट्टी नहीं जलती। यहाँ ऑटोमेटिक प्लांट है, सब काम कंप्यूटर और मशीनों से होता है। तेरे जैसे अनपढ़ गंवारों का यहाँ कोई काम नहीं। जा भाग यहाँ से। तभी सेठ विमल चंद अपने केबिन से बाहर निकले। शोर सुनकर वे रुक गए। सुधा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ लिए। सेठ जी, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मैं झाड़ू पोछा भी कर लूंगी और अगर आप चाहें तो मिठाई बनाने में भी मदद कर सकती हूँ। मुझे पुरानी मिठाइयाँ बनाने का बहुत तजुर्बा है। विमल चंद ने अपने महंगे सूट को झाड़ते हुए नाक सिकोड़ी। सुधा के कपड़ों से आ रही चूल्हे के धुएं की गंध उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने कपड़े शब्दों में कहा, देखो अम्मा, यह कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ सिर्फ पढ़े लिखे और ट्रेन किए हुए लोग काम करते हैं, जिन्हें मशीनों की समझ हो। तुम्हारे हाथों में का मैल हमारी मिठाइयों को खराब कर देगा। हमें क्लास चाहिए, देसीपन नहीं। निकल जाओ यहाँ से। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गरीबी और अनपढ़ होने पर इतना अपमान कभी महसूस नहीं हुआ था। वह बिना कुछ बोले सिर झुकाकर वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उसने मन ही मन सोचा था कि ईश्वर ने अगर हाथ दिए हैं तो काम भी देगा। दोस्तों, कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो घमंड और हुनर के बीच की असली लड़ाई को दिखाएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके काम से होनी चाहिए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समय का पहिया घूमा, दिवाली का त्योहार सिर पर था। अन्नपूर्णा भोग के लिए यह दिवाली करो या मरो की स्थिति थी। विमल चंद ने शहर के सबसे बड़े मंत्री जी की बेटी की शादी का ऑर्डर लिया था। 5,000 किलो विशेष केसरिया, मोतीचूर को लड्डू और शाही रसमलाई का ऑर्डर था। अगर यह ऑर्डर सही से पूरा हो जाता तो डूबती हुई कंपनी को तिनके का सहारा मिल जाता। विमल चंद ने विदेश से नई मशीनें मंगवाई थी और शहर के सबसे महंगे शेफ को काम पर रखा था। शादी से 2 दिन पहले की बात है। पूरी फैक्ट्री में अफरा तफरी मची थी। विदेशी मशीनों में अचानक कुछ तकनीकी खराबी आ गई। लड्डू का मिश्रण तैयार करते समय तापमान का संतुलन बिगड़ गया। जो मिश्रण तैयार हुआ वह या तो जल रहा था या फिर कच्चा रह रहा था। महंगे शेफ ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा, सर, मशीन का सेंसर खराब हो गया है। अब इसे ठीक होने में हफ्तों लगेंगे। हाथ से इतनी जल्दी इतना माल तैयार करना नामुमकिन है। विमल चंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। मंत्री जी का ऑर्डर कैंसिल होने का मतलब था बाजार में बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाना। उन्होंने शहर के हर बड़े हलवाई को फोन लगाया, लेकिन दिवाली के समय कोई भी खाली नहीं था। विमल चंद अपने केबिन में सिर पकड़कर बैठे गए। उनका अहंकार चकनाचूर हो रहा था। उनकी विदेशी मशीनें और पढ़े लिखे मैनेजर इस बात का कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे। तभी उनके पुराने मुनीम जी, जो दीनानाथ जी के समय से काम कर रहे थे, धीरे से अंदर आए। उन्होंने संकेत करते हुए कहा, सेठ जी,
अगर आप बुरा ना माने तो एक उपाय है। शहर के बाहर एक महिला छोटी सी दुकान लगाती है। आजकल उसकी मिठाइयाँ की बहुत चर्चा है। लोग कहते हैं कि उसके हाथ में दीननाथ बाबू जैसा स्वाद है। अगर उसे बुला लिया जाए और पुरानी भट्टियाँ फिर से जलवा दी जाए तो शायद इज्जत बच सकती है। विमल चंद के पास डुबके को तिनके का सहारा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बेमन से हामी भर दी। मुनीम जी तुरंत गाड़ी लेकर गए और उस महिला को लेकर आए। जब वह महिला फैक्ट्री के गेट पर उतरी तो विमल चंद उसे देखकर दंग रह गए। यह वही सुधा थी जिसे 6 महीने पहले उन्होंने गंवार और अनपढ़ कहकर धक्के मारकर निकाला था। विमल चंद की नजरें शर्म से झुक गई, लेकिन सुधा के चेहरे पर कोई सिकवा नहीं था। उसने बस इतना पूछा, काम क्या है और कितना वक्त है। मुनीम जी ने स्थिति समझाई। सुधा ने एक पल के लिए फैक्ट्री की बंद पड़ी बड़ी कढ़ाइयों को देखा और फिर अपनी साड़ी की पल्लू कमर में खोस लिया। उसने कहा, चिंता मत कीजिए, मशीनें खराब हुई हैं, इंसान के हाथ नहीं। बस मुझे 10-12 मेहनती मजदूर चाहिए और अच्छी क्वालिटी का घी, बेसन और दूध। बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले 48 घंटे तक अन्नपूर्णा भोग की फैक्ट्री में वो नज़ारा दिखा जो पिछले 20 सालों में नहीं दिखा था। सुधा ने मशीनों को किनारे करवाया और पुरानी भट्टियां जलवाई। वह खुद एक एक कड़ाही पर नजर रखे हुए थी। न थर्मामीटर, न टाइमर, न कोई फैंसी गैजेट। सुधा बस चाशनी की एक बूंद पानी में टपकाती और उंगलियों से छूकर बता देती कि तार सही बना है या नहीं। बेसन भूनते समय उसकी खुशबू से वह बता देती कि अब इसे उतारने का सही वक्त है। वहां मौजूद बड़े बड़े डिग्रीधारी मैनेजर मुंह खोले उसे देख रहे थे। जिस काम के लिए वे कंप्यूटर पर घंटों कैलकुलेशन करते थे, यह अनपढ़ महिला उसे अपने अंदाजे से चुटकियों में हल कर रही थी। पूरी फैक्ट्री में देसी घी और इलायची की महक ऐसी फैली कि राह चलते लोग भी रुकने लगे। सुधा ने लगातार 2 दिन और 2 रात बिना सोए काम किया। उसका चेहरा भट्ठी की आंच से तपा हुआ था, लेकिन हाथों की रफ्तार कम नहीं हुई। शादी की सुबह तक 5000 किलो लड्डू और रसमलाई एकदम ताजा और बेहतरीन स्वाद के साथ तैयार थी। जब मंत्री जी के आदमी मिठाई लेने आए और उन्होंने एक लड्डू चखकर देखा तो उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने कहा, वाह, ऐसा स्वाद तो बरसों पहले दीनानाथ जी के समय में मिलता था। विमल जी, मान गए आपको, आपने तो पुरानी यादें ताजा कर दी। विमल चंद एक कोने से खड़े यह सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के नहीं बल्कि पछतावे के। मंत्री जी का ऑर्डर चला गया और पेमेंट का चेक भी हाथों हाथ मिल गया। लेकिन विमल चंद जानते थे कि आज उनकी कंपनी, उनकी साख और उनका भविष्य उस महिला ने बचाया है जिसे उन्होंने कभी इंसान समझने से भी इनकार कर दिया था। दोस्तों, विमल चंद का घमंड अब पूरी तरह टूटने वाला है। एक बहुत बड़ी सीख उनका इंतजार कर रही है। कहानी के इस सबसे भावुक हिस्से पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। शाम को जब सब काम खत्म हुआ तो सुधा अपना पल्लू ठीक करती हुई जाने लगी। मुनीम जी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विमल चंद खुद दौड़कर उसके पास आए। आज उनके लहजे में वह कड़कपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नरमी और आदर था। विमल चंद ने हाथ जोड़कर कहा, सुधा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपनी डिग्री और पैसे के घमंड में यह भूल लिया था कि असली हुनर किसी कागज़ के टुकड़े का मोहताज नहीं होता। मैंने आपको अनपढ़ कहा, आपका अपमान किया, लेकिन आज उसी अनपढ़ ने मेरे करोड़पति होने के भ्रम को टूटने से बचाया है। आज आपने मुझे वो पाठ पढ़ाया है जो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती। उन्होंने अपनी जेब से एक चेक निकालकर सुधा की तरफ बढ़ाया और कहा, यह आपकी मेहनत की कमाई है और आज से मैं आपको अन्नपूर्णा भोग का हेड ऑफ क्वालिटी बनाने का प्रस्ताव देता हूँ। आप जो सैलरी मांगेंगी वो मिलेगी, बस आप हमें छोड़कर मत जाइए। सुधा ने चेक को हाथ में लिया, फिर धीरे से मुस्कुराई और चेक वापस मेज पर रख दिया। उसने कहा, सेठ जी, मुझे यह चेक नहीं चाहिए। उस दिन जब मैं आई थी तो मुझे भूख और मजबूरी लाई थी। आज मैं आई तो इंसानियत लाई। रही बात नौकरी की, तो मैं आपके यहाँ काम जरूर करूँगी, लेकिन एक शर्त पर। विमल चंद ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? मैं सब मानने को तैयार हूँ। सुधा ने कहा, शर्त यह है कि आप उन पुरानी मशीनों के साथ साथ उन पुराने कारीगरों को भी वापस बुलाएंगे जिन्हें आपने पुराना कहकर निकाल दिया था। मशीनें काम आसान कर सकती हैं सेठ जी, लेकिन खाने में स्वाद सिर्फ इंसान का हाथ और उसका प्यार ही डाल सकता है। जिस दिन आप यह बात समझ लेंगे उस दिन आपको किसी सुधा की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमल चंद की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने उसी वक्त मुनीम जी को आदेश दिया कि पुराने सभी कारीगरों को वापस बुलाया जाए। सुधा को ससम्मान कंपनी में एक बड़ा ओहदा दिया गया। अन्नपूर्णा भोग ने अपनी पुरानी पहचान वापस पा ली। अब वहाँ मिठाइयाँ मशीनों से नहीं बल्कि कारीगरों की देखरेख में बनती थी, लेकिन सफाई और पैकिंग आधुनिक थी। परंपरा और आधुनिकता का यह संगम सुधा की वजह से मुमकिन हुआ था। सुधा ने साबित कर दिया कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन अनुभव और हुनर का कोई तोड़ नहीं होता। उसने विमल चंद को सिखाया कि पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, अगर वह अपनी जड़ों को काट देगा तो उसका गिरना तय है। यह कहानी आज के दौर में हम सब के लिए एक आईना है। हम अक्सर फैंसी डिग्री, अंग्रेजी बोलने के तरीके और बाहरी चमक धमक से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि सादगी और असली
हुनर को हिकारत की नज़र से देखते हैं। हमारे घरों में, हमारे समाज में ऐसे कितने लोग हैं, बुजुर्ग, कारीगर, गृहिणियाँ, जिनके पास शायद डिग्रियाँ नहीं हैं, लेकिन उनके पास जीवन का वो अनुभव है जो गूगल पर भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी साधारण दिखने वाले इंसान से मिलें, तो उसे कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। क्या पता उसके पास वो चाबी हो जो आपके बंद किस्मत के ताले खोल दे। आपको सुधा का किरदार कैसे लगा? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने तजुर्बे से आपको चौंका दिया हो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। ऐसी ही पारिवारिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।